गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम साइंस का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया था। कार्बोहाइड्रेट के विषय में कुछ जनरल जानकारी मैंने बताई थी। जैसे मैंने बताया था कि कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का जो प्रतिशत होता है 3% होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की पहचान मैंने बताई थी कि कार्बोहाइड्रेट जो होंगे उनमें क्या होगा, या तो जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कीटोन ग्रुप होगा या फिर क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। और साथ में कई सारे हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होंगे, इसलिए हम उनको क्या कह सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स कह सकते हैं। आगे मैंने आपको ये भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य ऊर्जा प्रदान करना है। तात्कालिक ऊर्जा प्रदान करना कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है, जबकि वसा एक अणु में अगर देखा जाए तो वसा जो है इसकी दोगुनी ऊर्जा प्रदान करती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको बताया था कि जो ऊर्जा की मात्रा मिलती है वो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट की 3 वर्गीकरण मैंने आपको बताए थे, मोनोसैकेराइड्स, फिर बताया था ओलिगोसैकेराइड्स और फिर पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स मैंने बताया था कि एक शर्करा वाले जो होते हैं इन्हें मोनोसैकेराइड्स कहते हैं, और इनमें जो कार्बन वाली जो शर्कराएँ आती है वो 3 से 7 कार्बन वाली शर्कराएँ मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था कि सबसे सरल जो सैकेराइड है, सबसे सरल जो कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसैकेराइड है, सबसे जटिल जो है वो पॉलीसैकेराइड है। घुलनशीलता मैंने बताई थी मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड की ओर जाने पे क्या होती है, घटती है। और स्वाद मैंने बताया था कि वो भी क्या होता है, मीठा होता है मोनोसैकेराइड का। और आगे आगे जब हम बढ़ते हैं तो पॉलीसैकेराइड के बारे में ये पता लगता है कि पॉलीसैकेराइड स्वादहीन होता है। ठीक है। इसके अलावा ये जानकारी हमने पढ़ ली थी। और मैंने आपको लास्ट टाइम पे जो बताया था मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला बताया था CnH2nOn, उसी से आगे मैं आपको अब बता रहा हूँ। ठीक है। उतनी बातें आपने समझ ली होंगी, उससे आगे की बातें मैं आपको बता रहा था मोनोसैकेराइड के विषय में। टॉपिक जो शुरू था वो था मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स को हम पढ़ रहे थे। वहीं से बात निकल के आई थी कि मोनोसैकेराइड का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2nOn होता है। ठीक हो गया, ये बात भी क्लियर सी, CnH2nOn होता है। साथ में ये बात आ गई थी कि मोनोसैकेराइड के अंतर्गत जो आएंगे 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन वाली शर्करा किसके अंतर्गत आएगी, मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आएगी। ठीक है। इनका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, इनके नाम भी मैंने बताए थे। जैसे इसका फॉर्मूला जो आ रहा था ये C3H6O3 हो रहा था, ये हो रहा था C4H8O4, C5H10O5, C6H12O6, C7H14O7। ठीक है। साथ में इनका नामकरण भी मैंने बताया था कि किस प्रकार से करेंगे। 3 वाले को बोलेंगे ट्राइओसिस। ठीक है, ट्राइओसिस इसे कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था ट्राइओसिस। ये था टेट्राओसिस, ये था पेंटाओसिस, इसे पेंटोस भी पढ़ते हैं हम, पेंटाओसिस ऐसे। ये था कौन सा, हेक्साओसिस या हेक्सोस भी पढ़ते हैं हम इसे, हेक्साओसिस, हेप्टाओसिस। इतनी जानकारी मैं आपको बता चुका था। अब इसी में थोड़ी सी और जानकारी आगे मैं जोड़ रहा हूँ इससे जुड़ी हुई। इनके एग्जाम्पल वो आपसे पूछेगा, यानी वो पूछेगा कि ट्राइओसिस के एग्जाम्पल, टेट्राओसिस के, पेंटाओसिस के, हेक्साओसिस के और हेप्टाओसिस के। यानी कि ठीक है, इनमें जो है कुछ शर्कराएँ तो आती होंगी, यानी मोनोसैकेराइड के कुछ एग्जाम्पल होते होंगे। और मोनोसैकेराइड के जो एग्जाम्पल होते होंगे वो भी इसी क्रम में होते होंगे, यानी कुछ ट्राइओसिस के होते होंगे, कुछ टेट्राओसिस के, कुछ पेंटोस शर्करा के होते होंगे, कुछ हेक्सोस शर्करा के होते होंगे। ठीक हो गया। तो सबके मैं एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ। भले ही पेपर की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, आपको केवल 2 चीज़ें याद रखनी है, पेंटोस वाली और हेक्सोस वाली। 5 कार्बन वाले और 6 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड ही एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बार इस सारणी में मैं सबके एग्जाम्पल बता दूँ। जैसे कि पहले मैं जो बता रहा हूँ वो ट्राइओसिस मोनोसैकेराइड है, यानी 3 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल कौन कौन सी शर्करा है। ठीक है। तो इसमें जो आता है, पहला आता है ग्लाइसर एल्डिहाइड। शर्करा का नाम है ग्लाइसर एल्डिहाइड। ठीक है। ट्राइओसिस का ये एग्जाम्पल है, ग्लाइसर क्या, एल्डिहाइड। दूसरा जो है इसे बोलते हैं डीऑक्सी, इसे कहेंगे क्या, दूसरा एग्जाम्पल है डी हाइड्रोक्सी एसीटोन।
ये दो एग्जाम्पल मैंने बताया ट्रायोसिस में, दोनों मोनोसैकेराइड हो गए। कौन कौन सा? ग्लिसर एल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब 4 वाली यानी टेट्रोसिस की बात करते हैं। इसमें पहला जो आता है उसका नाम है इरिथ्रोस। इरिथ्रोस, ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या आ गया? इरिथ्रोस। दूसरा जो है उसे बोलते हैं इरिथ्रू। ठीक है, इसे बोलेंगे इरिथ्रू, इरिथ्रोलोस, इरिथ्रोलोस। ठीक है, ये इरिथ्रोस था, ये इरिथ्रोलोस है। अब इंपॉर्टेंट जो है मैंने बताया पेंटोस और हेक्सोस जो है सबसे इंपॉर्टेंट शर्करा है। पेंटोस में आपको बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे, इनके बारे में हम देखेंगे भी। राइबोस, ठीक है, राइबोस शर्करा आपको याद रखनी है, आगे हम पढ़ेंगे। आरएनए में क्या होती है? राइबोस शर्करा होती है। दूसरा डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस, ये भी पेंटोस शर्करा है, 5 कार्बन वाली शर्करा है। और अगर बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट में वर्गीकरण में तो सब क्या हैं? सारे के सारे क्या हैं? मोनोसैकेराइड्स हैं। और एक लास्ट में आएगा एराबिनोस, एराबिनोस। ठीक है, हेक्सोस की तो आपको एग्जाम्पल ज़्यादातर पता ही होंगे, जैसे कि इसमें मेन एग्जाम्पल क्या आएंगे? ग्लूकोस, गैलेक्टोस, फ्रक्टोस, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, और हो गया है कौन सा? फ्रक्टोज हो गया, और एक और लिखना है आपको मैनोस, मैनोस। ठीक हो गया। अब देखते हैं हेप्टोस शर्करा। इसका एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वो हो जाएगा सीडो हेप्टोस, सीडो हेप्टोस। अब देखिए ये मैंने एग्जाम्पल बता दिया, इनमें इंपॉर्टेंट भी मैंने बता दिया कि पेंटोस और हेक्सोस शर्करा आपको याद रखनी है। पेंटोस और हेक्सोस शर्करा, पेंटोस में कौन सी है? राइबोस, डीऑक्सी राइबोस और आर्बिनोस। और हेक्सोस में कौन सी? ग्लूकोज, गैलेक्टोस, मैनोस और फ्रक्टोस। ठीक हो गया। अब इसमें ही मैं कुछ जानकारी आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ठीक है, इसी सारणी में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये दोबारा ना लिखना पड़े इसलिए मैं यहाँ पे कुछ अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, फिर बाद में उनका मतलब मैं आपको बताऊँगा कि मतलब क्या है। जो मैं अंडरलाइन करना वो आपको अंडरलाइन करना है, या फिर अलग पेन से भी आप उसे लिख सकते हो। जैसे कि इसमें मैंने पहले वाले में कर दिया ग्लिसर एल्डिहाइड, क्यों किया है ये मैं बताऊँगा आपको। एरिथ्रोस इधर से कर दिया, कौन सा? एरिथ्रोस। और पेंटोस जितने भी हैं ये सारी शर्कराएँ मैंने क्या कर दी? अंडरलाइन कर दी। राइबोस भी कर दी, डीऑक्सी राइबोस भी कर दी, आर्बिनोस भी कर दी। और इसके अंतर्गत जो कर दी मैंने हेक्सोस में ग्लूकोज को अंडरलाइन कर दिया, गैलेक्टोस को कर दिया है, मैनोस को कर दिया, फ्रक्टोस को छोड़ दिया। ठीक है, इतनी चीज़ें यानी यहाँ पे आप देख रहे हो जो मैंने अंडरलाइन की हैं वो कौन सी कर दी है? ग्लिसर एल्डिहाइड कर दी है, इरिथ्रोस कर दी है, राइबोस कर दी है, डीऑक्सी राइबोस कर दी है, आर्बिनोस कर दी है, ग्लूकोज कर दी है, मैनोस कर दी है, और कौन सी? सीडो हेप्टोस कर दी है। अब ये अंडरलाइन और इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे आपको इस बात को मैं क्लियर करता हूँ कि अंडरलाइन का मतलब क्या है, या फिर मैंने जो ये बॉक्स में लिखे ये अलग क्यों है। एग्जाम्पल में तो सिंपल है कि पेंटोस और हेक्सोस में। अब देखिए यहीं पे मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। मैंने आपको शुरुआत में 2 स्ट्रक्चर बताए थे, एक ग्लूकोज का और एक फ्रक्टोज का। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर आप देखो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने पहले भी बताया आपको। ठीक है, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया था, उसके स्ट्रक्चर में इस टाइप से क्या था? इस टाइप का स्ट्रक्चर जो था वो ग्लूकोज का था। यहाँ पे OH था, H था। ज़्यादा ठीक है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर था किसका? ये स्ट्रक्चर था किसका? डी ग्लूकोज का, डी ग्लूकोज का। और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया था, पहले ग्लूकोज वाले को बता रहा हूँ मैं। जो ग्लूकोज वाला था, ग्लूकोज वाले में कौन सा
कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा था? CHO। कौन सा आ रहा था? CHO। CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा होता है? एल्डिहाइड। अब यहाँ पे से आपको याद रखनी है कि जिन जिन मोनोसैकेराइड में या जिस जिस कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप जो आएगा वो आएगा एल्डिहाइड, यानी CHO ग्रुप जिसमें भी जुड़ा होगा उन सारे कार्बोहाइड्रेट के लिए एक शब्द यूज होगा एल्डोसिस। क्या होगा? एल्डोसिस। एल्डोसिस। जिन में क्या आएगा? CHO फंक्शनल ग्रुप आएगा, वो सब क्या होंगे? वो सब क्या कहलाएंगे? एल्डोसिस। उनके लिए एक शब्द यूज होगा एल्डोसिस। ठीक हो गया। अब यहां से आप देखिए जो मैंने क्या किए हैं, यहां से अंडरलाइन किए हुए या बॉक्स में बनाए हुए, ये सब कैसी शर्कराएं मोनोसैकेराइड में? एल्डोसिस। एल्डोसिस है, यानी कि इनमें सब में फंक्शनल ग्रुप संरचना में क्या आ रहा होगा? CHO। दूसरी बात, फ्रक्टोज की संरचना में आपको पता है कि फ्रक्टोज की संरचना जब मैंने आपको बताई थी तो फ्रक्टोज की संरचना में क्या होता है? ये सब तो क्या है, इन सब के आगे आप लिख सकते हो ये क्या कैसी कहलाएंगे? एल्डोसिस कहलाएंगे। एल्डोसिस, ये सारी एल्डोसिस जो अंडरलाइन में है वो एल्डोसिस। और फ्रक्टोज की संरचना अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रक्टोज की संरचना इस टाइप से मैंने बताई थी, CH2OH, यहाँ पे C था, यहाँ डबल बॉन्ड O से था, फिर उसी प्रकार से C संरचना थी। यानी यहाँ पे आ रहा था कौन सा ग्रुप? कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप जहाँ पे आएगा, ठीक है, कीटोन ग्रुप जिस भी कार्बोहाइड्रेट में आएगा, जिस भी मोनोसैकेराइड में कीटोन समूह जुड़ा होगा, इनको कहेंगे कीटोसिस। इन्हें क्या कहेंगे? कीटोसिस। इन्हें क्या कहेंगे? कीटोसिस। अब यहाँ से जो मैंने अंडरलाइन नहीं किए हैं, जैसे डिहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसके अलावा यहाँ से इरेथ्रोलोज, इसके अलावा यहाँ से सीडोहेप्टलोज, ये सारे के सारे क्या हैं? इनको क्या कहेंगे हम? कीटोसिस। इन्हें क्या कहेंगे? कीटोसिस। यानी कि मैंने मोनोसैकेराइड को दो श्रेणियों में बांट दिया। कौन कौन सी श्रेणियां? एक तो मैंने बांटी एल्डोसिस और दूसरी कीटोसिस। एल्डोसिस और कीटोसिस। एल्डोसिस वह है, नाम ही से पता लग रहा है, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कीटोसिस वह है जिनमें क्या होता है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट आने वाला क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ से आप ध्यान दीजिए। अब वो आपसे हो सकता है ऐसा पूछे कि निम्न में से कौन सा एल्डोसिस नहीं है या निम्न में से कौन सा कीटोसिस शर्करा नहीं है, तो संरचना से होगा। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है 90% जो यहाँ से पूछा जाता है, क्योंकि पेंटोज और हेक्सोज शर्करा जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 कार्बन वाली और 6 कार्बन वाली। और 5 कार्बन और 6 कार्बन वाले को अगर हम देखें तो इसमें राइबोस आ रही है, डिऑक्सी राइबोस आ रही है, आर्गोनियोज आ रहा है, ग्लूकोज, गैलेप्टोज आ रहा है, मैनोज और फ्रक्टोज। इन 5 और 6 वालों में केवल आपको एक दिख रहा होगा जो मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, वो कौन सा है? फ्रक्टोज। तो मेनली क्वेश्चन ज़्यादातर पेपरों में जो पूछा गया वो जब ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी एल्डोसिस शर्करा नहीं है या निम्न में से कौन सी कीटोनिस या कीटोसिस शर्करा है, तो आंसर क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। अब और भी आ सकते हैं, ये और ये भी ऑप्शन में हो सकते हैं, लेकिन मेनली क्योंकि फ्रक्टोज जो है एक इम्पॉर्टेंट शर्करा है, इसलिए जो क्वेश्चन बनता है वो मेनली फ्रक्टोज पे बनता है। पेंटोज और हेक्सोज शर्करा में सारी शर्कराएं जो हैं वो एल्डोसिस हैं, किसको छोड़ के? फ्रक्टोज को छोड़ के। फ्रक्टोज कैसी है? कीटोनस, कीटोसिस। कीटोसिस क्यों है? क्योंकि फ्रक्टोज की संरचना में यहाँ पे क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है। तो ये बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये दोनों बातें आपकी क्या हो गई होगी? क्लियर हो गई। याद आपको केवल रखना है, इतने सारे आप याद नहीं रख पाओगे, लेकिन याद आपको रखना है क्या? 5 कार्बन वाले और 6 कार्बन वाले पेंटोज और हेक्सोज शर्करा आपको याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट भी है और आगे काम भी आएगी, ठीक है। ये दोनों याद रखना है। और बाकी जो मैंने ये क्वेश्चन बताया फ्रक्टोज वाला, इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है, गलत नहीं करना है, ठीक हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ गए होंगे आप जो मैं बताना चाह रहा था, इसलिए क्योंकि पूरा डायग्राम मैंने नहीं बनाया, क्योंकि ये मिटाना पड़ता है एक बारी फिर दोबारा से इतनी चीज़ें लिखनी पड़ती। तो यहीं पे मैंने बता दिया, समझ गए होंगे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना के बारे में तो वैसे भी आगे पूरी बात होनी है, तो वो तो दोबारा मैं बताऊँगा। ये आगे बात संरचना मैंने पहले भी बताई है, और अभी उसमें और बातें होंगी, उनको भी देखेंगे हम। ये बात आपने समझ ली होगी। इससे आगे की बात देखिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट शर्कराओं के बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट मैंने बताया पेंटोज और हेक्सोज है, उनमें जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। यानी मैं पहले आपको जो बता रहा हूँ राइबोज बता रहा हूँ, राइबोज शर्करा के विषय में, राइबोज शर्करा के विषय में बता रहा हूँ। राइबोज कैसी है? राइबोज शुगर जो है, राइबोज शर्करा जो है, राइबोज शुगर लिख सकता हूँ मैं से। 5 कार्बन वाली शर्करा है, ठीक है। 5 कार्बन वाली शर्करा ये है। इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये राइबोज शर्करा किस काम आती है। 5 कार्बन वाली है ये, ठीक है, लेकिन ये किस काम आती है इसके विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये लिखा मैंने RNA, दूसरा लिखा ATP,
लिखा FAD, और अगला जो मैंने लिखा वो लिखा FMN। ठीक है, RNA, ATP, FAD, FN। जो FAD और FMN है ये जो आएंगे, ये प्लांट वाले चैप्टर में हम देखेंगे। फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड इसे कहते हैं, जब हम श्वसन पढ़ेंगे पादप का तो उसमें ये आएंगे। ठीक है, तो ये चार चीज़ें जो हैं RNA, ATP, FAD और FMN, इन सब के निर्माण में जो शर्करा यूज होती है वो कौन सी होती है? राइबोस शर्करा। तो राइबोस शर्करा का मुख्य काम क्या हो गया कि राइबोस शर्करा किसके निर्माण में सहायक है? RNA के, ATP के, FAD के और FMN के। ठीक है, जिनके विषय में हमें आगे भी देखना है। अच्छा, इतनी जानकारी तो इसके विषय में हो गई। राइबोस शर्करा जो हो गई इनके निर्माण में। मेनली RNA के बारे में पूछ लेते हैं, तो RNA सबको आता है कि RNA में कौन सी शर्करा होती है? राइबोस शर्करा। ATP में भी आपको याद रखना है राइबोस शर्करा, FAD में भी राइबोस, FMN यानी कि जो फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड है इसमें भी कौन सी हो जाएगी? कोएंजाइम है दोनों के दोनों, तो ये इन दोनों कोएंजाइम के निर्माण में भी कौन सी हो जाएगी? राइबोस शर्करा। अच्छा, दूसरी बात करते हैं हम डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस शर्करा का काम क्या है? DNA निर्माण करना। DNA जब हम पढ़ेंगे, DNA RNA में अंतर पढ़ते हैं तो ये जनरल अंतर में भी आता है। तो DNA निर्माण में कौन सी हो जाएगी? डीऑक्सीराइबोस। और RNA के निर्माण में कौन सी है? राइबोस शर्करा है। अच्छा, तीसरा देखते हैं ग्लूकोज के विषय में। ग्लूकोज से क्या क्वेश्चन आते हैं? ये जनरल क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, जो ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट बन जाते हैं। ग्लूकोज के विषय में क्या आता है? ग्लूकोज के विषय में इसके उपनाम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कभी कभी। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल घट रहा है, बढ़ रहा है, डायबिटीज़ वगैरह जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो शुगर लेवल की बात करते हैं। तो शुगर लेवल की बात करते हैं तो ब्लड में मिलने वाला शुगर कौन सा होता है? ग्लूकोज ही होता है। इसलिए एक तो इसे कह देते हैं, दो उपनाम है इसके, एक तो इसे कहते हैं ब्लड शुगर। ठीक है, ब्लड शुगर पूछे तो आंसर होगा कौन? ग्लूकोज। और दूसरा होगा ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर, ठीक हो गया। ब्लड शुगर और ग्रेप शुगर पूछे तो आंसर क्या होगा? ग्लूकोज होगा। अच्छा, गैलेक्टोज की बात करते हैं। यहाँ पे गैलेक्टोज के विषय में बता रहा हूँ मैं। गैलेक्टोज, ठीक है। गैलेक्टोज से क्या क्वेश्चन बनता है? गैलेक्टोज जब हम ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम हम पढ़ते हैं, उसमें ब्रेन, मानव मस्तिष्क के विषय में पढ़ते हैं, तो मानव मस्तिष्क की जो संरचना है उसमें वसा होती है, और वसा के साथ साथ क्या होती है? एक शुगर भी यूज होती है, और वो शुगर जो होती है मस्तिष्क की संरचना निर्माण में वो गैलेक्टोज होती है। इसलिए इसे ब्रेन शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन शुगर। ब्रेन शुगर, ठीक है। मस्तिष्क निर्माण में जो यूज होने वाली शुगर है वो कौन सी है? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का क्या कहेंगे? ब्रेन शुगर कहेंगे। अच्छा, ये गैलेक्टोज के विषय में हो गया। अच्छा, एक और बचा है, कौन सा? फ्रक्टोज। मेनली जो है फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज को क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर। फ्रूट शुगर, क्योंकि मीठे फलों के रस में जो मिलने वाली शुगर होती है वो कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है, इसलिए इसे फ्रूट शुगर कहा जाता है। और दूसरी बात यहाँ पे कि प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा या शुगर है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज होती है। तो ये भी आ जाता है सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। जब वो कुछ ना बोले तो प्राकृतिक की बात ही कर रहा होगा। कृत्रिम ऐसे कई पदार्थ बनते हैं जो कि क्या होते हैं? मीठे जरूर होते हैं, लेकिन वो क्या नहीं होते? शुगर नहीं होते। ऐसे में जो नाम आता है वो कोई प्राकृतिक शुगर तो है नहीं। ये मैंने पेंटोज और हेक्सोज में जो मेन थे उनके विषय में बता दिया, लेकिन नोट बना के मैं आपको एक बात बता रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सैकेरिन, ठीक है, एक नाम आता है सैकेरिन। सैकेरिन प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी जो हो गई वो तो फ्रक्टोज हो गई, जो फलों में होती है। लेकिन सैकेरिन जो है, सैकेरिन को क्या कहते हैं? कृत्रिम स्वीटनर कहते हैं। कृत्रिम स्वीटनर, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, सैकरीन के विषय में ज़्यादातर पता भी होता है लोगों को, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन रहता है।
शर्करा जो हमने पढ़ी, शर्करा हम कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज कर रहे हैं। नॉन शुगर भी थी पॉलीसैकेराइड, लेकिन मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड में हमने शुगर शब्द यूज किया। कार्बोहाइड्रेट शर्करा जो होगी, कार्बोहाइड्रेट का काम मुख्य क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना होता है। क्या होता है, ऊर्जा प्रदान। यानी कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत जिनको हम शुगर कह रहे हैं, इनका भी प्रमुख काम क्या होगा, इनका प्रमुख काम होगा ऊर्जा प्रदान करना। अब परिभाषा की तरह से शुगर हम उसी को कहेंगे जो ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगी। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करने का काम करे। सैकरीन जो होती है, सैकरीन जो होती है ये स्वाद में मीठी तो होती है, स्वाद में क्या होती है, मीठी तो है ये, लेकिन इससे कोई ऊर्जा नहीं मिलती। इससे क्या नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं मिलती। तो क्या मैं इसे शर्करा कह सकता हूँ, तो इसे शर्करा नहीं कहा जाता। इसलिए मैंने कृत्रिम शुगर नहीं लिखा इसे, मैंने लिखा कृत्रिम स्वीटनर, क्योंकि ये केवल क्या दे रही है, मीठापन। तो केवल मीठापन देने से कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं हो जाएगा। मीठापन दे रही है, स्वाद में मीठे होते हैं मोनोसैकेराइड, ये बात ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। इससे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक हो गया। जो हम घरों में चीनी यूज करते हैं सुक्रोज, उसे लगभग जो होती है 300 गुना तक मीठी जरूर होती है, लेकिन इससे कोई ऊर्जा नहीं मिलती। इसलिए यहाँ पे बिल्कुल याद रखना कि ये क्या नहीं है, सैकरीन क्या नहीं है, शर्करा नहीं है, साथ में ये क्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं। कई लोगों को इससे कंफ्यूजन हो जाता है जब बोलता है सैकरीन शर्करा नहीं। कईयों को लगता है ये तो कृत्रिम शर्करा है, शर्करा तो बोलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, शर्करा भी नहीं है ये, और क्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, बल्कि ये क्या है, कृत्रिम स्वीटनर है केवल। कौन, सैकरीन। अब ऑब्जेक्टिव पेपरों में जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव वाला कराऊंगा बायोलॉजी के, तो उसमें ये होगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पे होता है। जैसे वो बोलता है निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे मीठा है। अब उसने बोला सबसे मीठा पदार्थ कौन सा है, उसमें सुक्रोज भी दिया, फ्रक्टोज भी दिया और सैकरीन भी दिया, तो आंसर उसने सैकरीन दे दिया, क्योंकि वो मीठा पदार्थ बोल रहा था, मीठा पदार्थ बोल रहा था, तो सैकरीन। जब बोलेगा इनमें से मीठी शर्करा कौन सी है, वहाँ पे सैकरीन भी ऑप्शन में होगा, लेकिन आंसर क्या होगा, फ्रक्टोज, क्योंकि आपसे वो वहाँ पे क्या पूछ रहा है, शुगर के विषय में पूछ रहा है। तो ऐसे जो हो जाता है कभी कभी क्वेश्चनों में, वो वाले क्वेश्चन हम करेंगे जिनमें डाउट होता है, केवल लैंग्वेज से हम उनको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, अगर लैंग्वेज पे पूरा ध्यान दें। तो सैकरीन के विषय में मेरे हिसाब से बात क्या हो गई, वो क्लियर हो गई। तो मैंने पेंटोज और हेक्सोज शर्करा में क्या बताया, पेंटोज में मैंने राइबोज शर्करा बताई जो RNA, ATP, FAD, FMN के निर्माण में सहायक है। डीऑक्सीराइबोज बताई जो DNA के निर्माण में सहायक है। ग्लूकोज बताया जिसके दो नाम थे, ब्लड शुगर और ग्रेप शुगर। गैलेक्टोज बताया जिसे ब्रेन शुगर कह रहे थे, ब्रेन की संरचना में इसका यूज होता है। और फ्रक्टोज में बताया ये फ्रूट शुगर है, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी ये होती है। सबसे मीठी याद रखना फ्रक्टोज है, सुक्रोज नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी कौन सी है, फ्रक्टोज। ठीक है, दूसरी बात, सैकरीन जो है इसको मैंने बताया कि ये शर्करा नहीं है, इसलिए नोट करके मैंने लिखा है ये न पेंटोज है न हेक्सोज, ये शर्करा है ही नहीं, ये क्या है, कृत्रिम स्वीटनर है। तो इतनी बात यहाँ से क्लियर हो गई। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट देखते हैं इससे जुड़े हुए। तो इतनी बातें आपको क्लियर करनी है दिमाग में। ठीक है, जैसे मैंने अभी जैसे क्वेश्चन बताया, तो उनमें क्या करना है, थ्योरी का पूरा आपको यूज करना है। थ्योरी का यूज करोगे आप तो कुछ कन्फ्यूजन जो हो जाएंगे वो दूर हो जाएंगे, वरना पढ़ के भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन क्या हो जाए, गलत हो जाए। अब देखिए, इसी में अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, एक शब्दावली लिख रहा हूँ मैं, एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन के विषय में बता रहा हूँ। अब एनोमेरिक कार्बन की बात करते हैं कि एनोमेरिक कार्बन किसे कहते हैं, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन का कुछ क्या होगा, यूज भी होगा। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, जनरली पहले इसकी परिभाषा बताता हूँ, फिर एग्जांपल बताता हूँ। बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे हम कुछ संरचना देखते हैं, लंबी चेन देखते हैं, तो उसमें कई सारे कार्बन होते हैं, लेकिन उनमें एक कार्बन ऐसा होगा जिसमें क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा, कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा। तो क्रियात्मक समूह वाला कार्बन ही क्या कहलाएगा, एनोमेरिक कार्बन कहलाएगा। जहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा चेन में, उसी कार्बन को क्या कह देंगे, एनोमेरिक कार्बन कह देंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह वाला कार्बन क्या कहलाता है, एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। जैसे ग्लूकोज की संरचना की हम बात करें अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज की संरचना बना दे रहा हूँ मैं इस प्रकार से, 4, 5 और 6।
ये संरचना बन चुकी और ये संरचना क्या है, डी ग्लूकोज की संरचना। अब डी एल क्या होते हैं वो बाद में बात करेंगे हम। ये डी ग्लूकोज की संरचना है, ठीक हो गया। डी ग्लूकोज की संरचना ये हो गई। अब ग्लूकोज की संरचना में जो हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं तो ये 1 नंबर वाला कार्बन हो गया, ये 2 नंबर वाला हो गया, ये 3 नंबर पे हो गया, ये 4 नंबर पे हो गया, ये 5 नंबर पे हो गया, ये 6 नंबर पे हो गया। 6 कार्बन है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये हमें पता लगा, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि इसमें एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, एनोमेरिक कार्बन कौन सा है जिसमें क्रियात्मक समूह जुड़ा है, तो यहाँ से हमें क्लियरली पता लग रहा है कि C1 वाला जो कार्बन है इसमें वो कैसा है, एनोमेरिक है। ये दिख रहा है कि ये पहला कार्बन है, इसी पे CHO यानी एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है, यानी पहला ही कार्बन इसकी संरचना में क्या है, एनोमेरिक कार्बन। तो इतनी बात आपको ग्लूकोज के विषय में पता लगे कि ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, C1 पहला कार्बन जो होता है एनोमेरिक होता है। अच्छा, फ्रक्टोज की संरचना अगर मैं बना दूं यहाँ पे, इसके बारे में तो क्लियर हो गया होगा ना, बड़ा सिंपल सा एनोमेरिक कार्बन के बारे में। अगर फ्रक्टोज की संरचना में यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं, ठीक है, ये डी फ्रक्टोज की संरचना हो गई। ये क्या है, डी फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज की संरचना है। अगर मैं इसी के बारे में पूछूं कि फ्रक्टोज की संरचना में एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, कौन से क्रम का है, तो ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो इसमें एनोमेरिक कार्बन किस स्थान पे है, पहले या दूसरे पे? तो आपको पता है इसमें कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। कौन सा है, CO, ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी सेकंड नंबर पे, यानी C2 इसका क्या हो गया, एनोमेरिक कार्बन हो गया। एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन कौन सा हो गया, C2 वाला हो गया, दूसरा वाला कार्बन। ग्लूकोज में पहला वाला और इसमें कीटोन में कौन सा वाला, यानी कि फ्रक्टोज में कौन सा वाला, दूसरा, जहाँ पे कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो इतनी बात यहाँ से निकल के आ गई, ग्लूकोज में पहला वाला जो है एनोमेरिक कार्बन है, फ्रक्टोज में दूसरा वाला एनोमेरिक कार्बन है। और एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, तो एनोमेरिक कार्बन भी आपको पता लग गया कि ऐसा कार्बन होता है जिसपे क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ठीक हो गया, एनोमेरिक भी आप समझ गए। वापस आना है भी इस टॉपिक में, घूम फिर के एनोमेरिक में वापस आना है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। एनोमेरिक आपका क्लियर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा और आगे, एनोमेरिक, ठीक है, क्रियात्मक समूह वाला कार्बन हो गया। अब ये डी और एल फॉर्म क्या है, मैंने डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज वहाँ पे लिखा, डी एंड एल फॉर्म, ये क्या है, डी एंड एल फॉर्म। इसके विषय में आपको मैं बताता हूँ। मैंने आपको जब अमीनो एसिड बताया, मैंने केरेल कार्बन बताया था, और केरेल कार्बन में मैंने बताया था कि केरेल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो कि जिससे कि 4 अलग अलग क्या हो, फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हों, 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए हों, तो उसे क्या कहते हैं, केरेल कार्बन कहते हैं। और मैंने बताया था कि जो जिसमें भी केरेल कार्बन होगा वो प्रकाशीय रूप से सक्रिय होगा। वो क्या होगा, प्रकाशीय रूप से सक्रिय होगा। इतनी बात मैंने बताई थी। ठीक है, अमीनो एसिड में भी मैंने बताया था, और उसमें अपवाद भी मैंने बताया था कि कौन अपवाद होता है और क्यों अपवाद होता है, ये बात भी मैंने बताई थी। अब जैसे कि वहाँ होता है वैसे ही कार्बोहाइड्रेट जो होती हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होती हैं या फिर शुगर जो होती हैं, ये भी क्या होती हैं, इनमें भी केरेल कार्बन होता है। और इनमें जब केरेल कार्बन होता है तो जिसमें भी केरेल कार्बन होगा वो प्राकृतिक रूप से प्रकाशीय रूप से क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, प्रकाशिक रूप से क्या होंगे, सक्रिय होंगे। और जो भी चीज़ें प्रकाशिक रूप से सक्रिय होंगी उनकी 2 फॉर्म होंगी, डी फॉर्म और एल फॉर्म। जो प्रकाशीय रूप से सक्रिय होंगी उनकी 2 फॉर्में होती हैं, डी फॉर्म और एल फॉर्म। ठीक हो गया। अब डी फॉर्म और एल फॉर्म जो होती हैं वो किस प्रकार से होती है, उसको ये पूरा चैप्टर जो है जैव अणु जब केमिस्ट्री में आएगा तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, समावयवता की बात करते हैं, प्रकाशीय समावयवता की बात करते हैं, वहाँ पे हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे बायोलॉजी के अंदर जितनी जानकारी चाहिए वो मैंने आपको बताई, और वहाँ पे अब नोट करा के एक पॉइंट में आपको बता देता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी प्राकृतिक शर्करा जिनको हम क्या कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, वो हमेशा प्राकृतिक शर्कराएँ किस फॉर्म में होंगी, डी फॉर्म में होती है। मैंने क्या बोला, शर्कराएँ जो हैं इनमें केरेल कार्बन मिलेगा।
और क्रेट कार्बन मिलने से प्रकाशीय रूप से सक्रिय हैं, और प्रकाशीय रूप से सक्रिय होंगी तो ये दूर रूप दिखाएंगी। और इनमें ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है कि प्राकृतिक शर्करा हमेशा किस फॉर्म में होगी, डी फॉर्म में होगी, जबकि प्राकृतिक अमीनो अम्ल, प्राकृतिक अमीनो अम्ल एल फॉर्म में होते हैं, एल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इतनी काम की आपकी चीज़ है इसके अंतर्गत कि एक तो मैंने बताया डी फॉर्म और एल फॉर्म क्या है। अब किस तरह से होती है वो केमिस्ट्री का चैप्टर अब यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसे में तो 1-2 दिन उसी में लग जाएंगे। अब क्योंकि वो केमिस्ट्री में पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, समावेयता में वो चीज़ें पढ़नी होती है, तो 2 बार नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे जितना ज़रूरी है उतना ही बता रहा हूँ। आपको ये बात याद लग रही नहीं है, इसलिए ग्लूकोज जो थी वो प्राकृतिक शर्करा थी, इसलिए मैंने डी ग्लूकोज लिखा था और डी फ्रक्टोज लिखा था, क्योंकि वो डी रूप में होंगे, क्योंकि वो प्राकृतिक क्या है, शर्कराएँ हैं, और प्राकृतिक अमीनो अम्ल हमेशा क्या होंगे, एल फॉर्म में होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये जानकारी हो गई। अब एक और जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, डी और एल के विषय में तो आप समझ गए, प्राकृतिक शर्करा होगी तो हमेशा डी फॉर्म में, और अमीनो अम्ल होंगे प्राकृतिक तो हमेशा एल फॉर्म में। अच्छा, अब देखिए यहाँ से एक और चीज़ नोट में जो मैं आपको बता रहा हूँ, नोट में एक और चीज़ देखिए। अभी हमने ग्लूकोज की संरचना बनाई, फ्रक्टोज की संरचना बनाई, बहुत लंबी श्रृंखला बनी, 6 कार्बन वाली श्रृंखला बनी। लेकिन होता क्या है, देखो ग्लूकोज हम पे भी पाया जाता है, हमारे शरीर में क्या होगा, ग्लूकोज होगा। ठीक है, तो हमारे शरीर में क्या होता है, या जीवित तंत्र में क्या होता है, 4 कार्बन या इससे अधिक कार्बन वाली जो शर्करा होगी वो कभी भी श्रृंखला के रूप में नहीं होगी, बल्कि किस रूप में होगी, वलय के रूप में, यानी रिंग के रूप में। हमेशा किस रूप में होती है, रिंग रूप में होती है, कभी भी वो क्या होती है, श्रृंखला रूप में नहीं होती। यानी यहाँ पर नोट बना के आप लिख सकते हो, फिर हम उसकी संरचना देखेंगे कैसी होती होगी। जीवित तंत्र में 4 कार्बन या इससे अधिक कार्बन वाली शर्करा श्रृंखला रूप में, यानी चैन फॉर्म, श्रृंखला रूप में ना होकर, श्रृंखला रूप में ना होकर वलय यानी रिंग रूप में होती है। ठीक है, वलय रूप में होती है, श्रृंखला रूप में नहीं होती, बल्कि किस में होती है, वलय। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि श्रृंखला रूप जो होता है वो अस्थायी होता है, तो इसलिए स्थायी अपने को स्थायित्व दिलाने के लिए कि वो स्टेबल ज़्यादा रहे, इसलिए वो किस रूप में हो जाती है, रिंग फॉर्म में होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से देखें तो मेनली जो है वो ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज फ्रक्टोज होते हैं, लेकिन सबसे मेन जो है ग्लूकोज है। और ग्लूकोज की संरचना में इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि ग्लूकोज की संरचना को एनसीईआरटी में भी दर्शाया गया, इसलिए इसकी संरचना से क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। बाकी फ्रक्टोज और संरचनाओं को दर्शाया नहीं गया। फ्रक्टोज की भी आप बना दोगे जब ग्लूकोज की समझ जाओगे, लेकिन फ्रक्टोज इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ग्लूकोज की संरचना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक्स में भी ये छपी है इसकी। अब मैं आपको बता रहा हूँ ग्लूकोज का रिंग फॉर्म। ठीक है, ग्लूकोज का रिंग फॉर्म कि हमारी बॉडी में किस प्रकार से रिंग फॉर्म में रहेगा। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, जीवित तंत्र में 4 कार्बन या इससे अधिक कार्बन वाली शर्करा श्रृंखला रूप में ना होकर वलय के रूप में होती है। किस कारण से, कि वो अपना स्थायित्व चाहती है, इस वजह से। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्लूकोज का रिंग फॉर्म। ठीक है, ग्लूकोज का वलय रूप या रिंग फॉर्म। ठीक है, ग्लूकोज का रिंग फॉर्म कैसे होता है, 6 कार्बन वाला हमें एक वलय बनाना पड़ेगा, 6 कार्बन वाला वलय बनाएंगे हम इसमें। तो ठीक है, इस प्रकार से इसे बनाया। अब इसमें धीरे धीरे जोड़ना हम शुरू करेंगे। यहाँ पे जुड़ गया H, यहाँ हो गया OH, फिर एक और जो होगा कार्बन यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे होगा H। ठीक है, फिर इसके बाद जो होगा यहाँ पे होगा OH इधर, H इधर। उसके बाद जो होगा यहाँ पे होगा H OH,
यहाँ पे जो होगा CH2OH, यहाँ पे हो जाएगा H। ठीक है, इस टाइप की संरचना जो होती है ग्लूकोज की होती है। अब इसमें कार्बन कैसे गिनते हैं, ये जो पोजिशनिंग है यहाँ पे, ये है पहले नंबर का कार्बन, ये सेकंड नंबर का, देखिए पहला है, दूसरा है, तीसरा कार्बन है, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और ये वाला जो होता है ये होता है सिक्स्थ कार्बन। ठीक है, इस टाइप से जो है वलय रूप बनता है किसका, ग्लूकोज की संरचना का। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं ग्लूकोज की संरचना से। एक तो पहला क्वेश्चन जो आएगा हमेशा, कभी भी आपको सीधी बात पता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, ऑब्जेक्टिव पेपर में कभी भी संरचना बनाने को तो बोलेगा नहीं, वहाँ पे संरचना बनी भी आ सकती है और वो आपसे पूछ सकता है कि इनमें से ग्लूकोज का रिंग फॉर्म कौन सा सही है। तो रिंग फॉर्म जो सही होगा वो इस प्रकार से सही होगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, ऐसा होगा कार्बन नंबर 1 यहाँ पे होगा, कार्बन नंबर 2, 3, 4, और इस ढंग से वो सारे लगेंगे, यानी वही संरचना ये हो गई। अगर मैं उस संरचना को याद करूं तो वही संरचना जो हो जाएगी जो मैंने वहाँ पे देखी थी ग्लूकोज की, उसी संरचना को मैंने यहाँ पे रिंग रूप में देख लिया है। जैसे मैंने वहाँ पे क्या देखा था कि इस प्रकार से संरचना ग्लूकोज की जो हो रही थी, ग्लूकोज की संरचना में एक तो आ रहा था CHO ग्रुप, अब देखिए यहाँ से कार्बन नंबर 1 ये था, यहाँ पे भी कार्बन नंबर 1 जो है ये है, इसमें यहाँ पे जो होगा ये डबल बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ा होगा, ये H हो गया और यहाँ पे C होगा, यानी कि ये तो हो गया ये वाला CHO। ठीक हो गया। दूसरा कार्बन जो हो जाएगा, दूसरा कार्बन जो होगा, दूसरे कार्बन में जब हम देखेंगे तो HOH जुड़ा होगा, 3 जो होगा वो HOH होगा, 4 जो होगा वो इस टाइप से होगा, 5वां ये होगा और छठा ये वाला हो गया CH2OH वाला। कुल मिला के वही संरचना जो हो गई वो यहाँ पे बन के आ गई। ठीक हो गया, वही की वही संरचना जो हो गई वो इस रूप में बन के आ जाती है। अब यहाँ से कुछ बातें आपको याद रखनी है। इसमें क्या है, कितने मेंबर है, 6 मेंबर है। कितने मेंबर है, 6 मेंबर है, यानी ये 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग। ठीक है, 6 मेंबर वाली क्या है, ये रिंग है। अब 6 मेंबर वाली रिंग जो है इसको केमिस्ट्री में एक नाम दिया जाता है, यहाँ पे बायोलॉजी में भी हमें नाम रखना है कि 6 वलय वाली 6 मेंबर वाली जो रिंग आएगी उसे क्या कहेंगे, पायरानोस। क्या कहेंगे, पायरानोस। इसके लिए एक शब्द जो यूज होगा वो कौन सा होगा, पायरानोस। पायरानोस 6 मेंबर रिंग क्या कहलाएगी, पायरानोस कहलाएगी। एक बात तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी मैं इसको क्या कह सकता हूँ, क्योंकि डी फॉर्म में होता है हमेशा, ग्लूकोज है डी ग्लूको पायरानोस। डी ग्लूको पायरानोस भी कह सकता हूँ मैं से ग्लूकोज को, यानी कि संरचना में, वलय संरचना में क्या कह सकता हूँ, डी ग्लूको पायरानोस कह सकता हूँ। अच्छा, और इसमें हमें ये वाली बात भी पता है कि जब हम इसे देख रहे हैं तो हमें पता है कि इसमें एनोमेरिक कार्बन कौन सा वाला होगा, एनोमेरिक कार्बन पहला वाला। यहाँ पे जो C होगा वो क्या होगा, एनोमेरिक कार्बन होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, CHO ग्रुप जो होगा। अब एनोमेरिक क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वापस हम एनोमेरिक पे आ रहे हैं। एनोमेरिक से जुड़ी हुई यहाँ पे चीज़ें, ग्लूकोज का पहला कार्बन जो है एनोमेरिक है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ और, ग्लूकोज का जो एनोमेरिक कार्बन है वो पहला है, इसमें कभी भी कोई बदलाव होगा तो ग्लूकोज की अलग अलग संरचना बन जाएंगी। ग्लूकोज की 2 टाइप की संरचनाएं बनती हैं, एक को बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज और एक को बोलते हैं बीटा ग्लूकोज। अल्फा और बीटा ग्लूकोज क्या होता है, वो क्या होते हैं, ग्लूकोज के एनोमर्स होते हैं। क्या होते हैं, एनोमर्स। तो यहाँ पे एडिंग बनानी है आपको, ग्लूकोज के एनोमर्स, ग्लूकोज के एनोमर्स, ग्लूकोज के एनोमर्स। ठीक हो गया। एक संरचना तो सेम बनानी है जो मैंने अभी बनाई थी, वही संरचना आपको बना देनी है यहाँ पे ग्लूकोज की। एक संरचना मैं और बना दे रहा हूँ ऐसी यहाँ पे,
दो अलग अलग संरचनाएं मैंने बनाई, ठीक है, दोनों संरचनाएं एक जैसी दिख रही हैं। अब मैंने बोला ग्लूकोज के एनोमर्स, और पहले ही मैंने बताया कि एनोमेरिक कार्बन ग्लूकोज में कौन सा होता है, कार्बन नंबर 1 जो होता है वो एनोमेरिक कार्बन होता है, यानी बदलाव किस में होगा, केवल एनोमर में, और एनोमेरिक कार्बन यानी नंबर 1 वाले में बदलाव से एनोमर बनेंगे। अब मैं यहाँ पे जैसे देख रहा हूँ ये ग्लूकोज की पूरी संरचना, वलय वाली संरचना इस प्रकार से हो गई, और इसमें ये देखने को मिल रहा है जो पहला कार्बन है इसमें ऊपर क्या आया है, H आया, ऊपर क्या आया, H आया, और नीचे क्या आया, OH आया। केवल पहले कार्बन को देखना है हमें, क्योंकि पहले कार्बन ही इसका एनोमेरिक कार्बन होता है, तो एनोमर्स हमेशा किससे बनेंगे, एनोमेरिक कार्बन से बनेंगे। पहले कार्बन में H ऊपर है, OH नीचे, H ऊपर और OH नीचे होगा तो इसे बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। क्या कहेंगे, अल्फा ग्लूकोज कहेंगे। ये संरचना बाकी तो सेम रहेगी, लेकिन अगर पहले कार्बन में इस टाइप की संरचना बन रही है कि H ऊपर है, OH नीचे है, तो अल्फा ग्लूकोज हो गया। जैसे मैंने यहाँ बनाया पूरी संरचना वैसी बनाई, लेकिन अंतर कहाँ पे आया, यहाँ ऊपर क्या है, OH है, और नीचे क्या आ गया, H आ गया। अगर OH ऊपर आ गया तो इसे बोल देंगे बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। यानी कुल मिला के ग्लूकोज के दो एनोमर्स होते हैं, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज को कैसे पहचानेंगे, अल्फा ग्लूकोज में क्या होगा, पहले वाले कार्बन में ऊपर क्या होगा, H, नीचे क्या होगा, OH। बीटा ग्लूकोज को कैसे पहचानेंगे, इसमें ऊपर पहले कार्बन में क्या होगा, OH, और नीचे क्या होगा, H, ठीक है। और हमेशा पहला कार्बन ही क्या होगा, एनोमेरिक कार्बन होगा। ये बात तो पहले से फिक्स है, क्योंकि है तो ग्लूकोज ही। तो ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। तो हो सकता है वो आपसे क्या करे, या तो पूछ ले ग्लूकोज की रिंग संरचना, या बोले निम्न में से अल्फा ग्लूकोज की वलय संरचना कौन सी। तो अल्फा या बीटा पूछ ले आपसे, ठीक है, अल्फा बीटा पूछता है तो अल्फा बीटा ग्लूकोज की संरचना आप याद रख लोगे, और अल्फा बीटा कैसे पहचान लोगे कि अगर हाइड्रोजन ऊपर है और OH नीचे है तब तो वो अल्फा है, अगर OH ऊपर है तो तब कौन सा है, बीटा ग्लूकोज है। और ये दोनों क्या कहलाएंगे, ग्लूकोज के क्या कहलाएंगे, एनोमेरिक रूप कहलाएंगे। ऐसे ही फ्रक्टोज के निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही फ्रक्टोज के बन जाएंगे, ठीक है। फ्रक्टोज की संरचना बना सकते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है फ्रक्टोज की जो संरचना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो कौन सी संरचना है, ग्लूकोज के एनोमेरिक रूप, अल्फा और बीटा, जो आपको समझ में आ गए होंगे। संरचना आप याद रखना, संरचना आपसे चित्र बना के वो पूछ सकता है, तो चित्र बना के अगर पूछता है तो तुरंत पहचानना है, और पहचानने के ही क्या मिलने, पहचान पे ही आपको 1 नंबर मिल जाना है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ये जानकारी आपकी क्लियर हो गई होगी, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। ना हुई हो तो दोबारा आपको देखना है, ठीक है, थोड़ा सा जूम करके आप देखना, संरचना आपको समझ में आ जाएगी, इतना कोई कठिन चीज़ नहीं है। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं और दूसरी चीज़ देखते हैं। इतना मोनोसैकेराइड के बारे में काफ़ी था, दूसरा हम देखते हैं, दूसरी हेडिंग बनाते हैं ओलिगोसैकेराइड। कौन सी, ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता थी। एक तो हमें ये पता था कि 2 से 10 मोनोसैकेराइड, 2 से 10 मोनोसैकेराइड जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, ओलिगोसैकेराइड बनेंगे। ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत भी मैंने बताया था हमें किसका अध्ययन ज़्यादा करना है, डाइसैकेराइड का। किसका करना है, डाइसैकेराइड्स का। और डाइसैकेराइड क्या था, जो 2 किससे बनता है, मोनोसैकेराइड के जुड़ने से बनता है। 2 मोनोसैकेराइड्स के जुड़ने से क्या बनता है, डाइसैकेराइड्स बनता है। ये बात भी क्लियर थी। 2 से 10 जुड़ेंगे तो ठीक है, ओलिगोसैकेराइड अलग अलग होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो होगा वो डाइसैकेराइड्स के विषय में पढ़ना है, जो केवल 2 मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बन जाता है। अब डाइसैकेराइड के विषय में अगर बात करूँ तो डाइसैकेराइड में मैंने ये बताया था, स्वाद में ये भी क्या होते हैं, मीठे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, ठीक है। जल में घुलनशील होते हैं, ये बात भी पहले हो चुकी, जल में घुलनशील होते हैं। घुलनशीलता मैंने बता दी, घटती जाएगी, आगे जाएंगे तो कम घुलनशील आ जाएगा पॉलीसैकेराइड। इतनी बात तो निकल के आ गई, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, जो 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड के जुड़ने से बनते हैं। इनमें एक डाइसैकेराइड होता है जो 2 मोनोसैकेराइड के जुड़ने से बनता है, स्वाद में मीठे होते हैं, और इसके अलावा क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ये जनरल बात हो गई। इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स के में
ओलिगोसैकेराइड्स में भी किसको बता रहा हूँ मैं, अभी केवल डाइसैकेराइड की बात कर रहा हूँ मैं आपको जो एग्जांपल बता रहा हूँ वो ओलिगो की नहीं, डाइसैकेराइड की बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक बात आपको याद रखनी है, मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ, केवल डाइसैकेराइड की, जो खुद एक ओलिगोसैकेराइड है। अभी मैं डाइसैकेराइड्स के उदाहरण बता रहा हूँ, डाइसैकेराइड्स के उदाहरण, और जो डाइसैकेराइड के उदाहरण होंगे वो अपने आप ही ओलिगोसैकेराइड के उदाहरण भी हो गए, ठीक हो गया। डाइसैकेराइड के उदाहरण के विषय में बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे जो आता है वो आता है माल्टोस, माल्टोस, ठीक है, माल्टोस। अब माल्टोस के विषय में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, पहले जनरल चीज़ें, फिर इसकी संरचना वगैरह की हम बात कर लेंगे। लेकिन माल्टोस के बारे में जनरल अगर हम देखें तो माल्टोस को माल्ट शुगर भी कहते हैं, पहला पॉइंट। माल्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है किसे, माल्टोस को। दूसरी बात, इसका निर्माण कैसे होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब इतना तो क्लियर है कि डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड के जुड़ने से बनेगा, लेकिन वो 2 मोनोसैकेराइड कौन से होते हैं, दोनों ही ग्लूकोज के अणु होते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, माल्टोस बन जाएगा। ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, माल्टोस का निर्माण हो जाता होगा, ठीक हो गया, इतनी बार क्लियर हो गई। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, माल्टोस हो गया एक तो डाइसैकेराइड का, माल्ट शुगर कहेंगे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनेगा कौन, माल्टोस। दूसरा है लैक्टोस, इसे कहते हैं मिल्क शुगर, यानी दुग्ध शर्करा। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी हो गई, लैक्टोस। ये भी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे वो अगर पूछेगा दूध में शर्करा कौन सी, तो लैक्टोस। दूध में प्रोटीन कौन सा, तो केसिन, ठीक है। तो क्लियर बातें ये आपको पता होनी चाहिए। आगे हम जब देखते जाएंगे तो इसलिए हम एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। जब हम शर्करा की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन की बात नहीं कर रहे, प्रोटीन की बात होती दूध में तो तब हो जाता केसिन, लेकिन अभी शर्करा बोलेगा तो कौन सी हो जाएगी, लैक्टोज शर्करा हो जाएगी। ये बातें भी क्लियर, कभी हमें जल्दी में याद आ जाता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते कि हमसे प्रोटीन पूछ रहा है दूध में या शर्करा पूछ रहा है। अब दोनों ऑप्शन रहते हैं, केसिन भी रहता है, लैक्टोज भी रहता है, हम किसी एक को टिक कर लेते हैं। प्रोटीन पूछेगा तो केसिन एक प्रोटीन होता है, और लैक्टोज क्या होती है, एक शर्करा होती है, और वो मिल्क शुगर भी कहलाती है क्योंकि मिल्क में मिलती है। अच्छा, इसका निर्माण कैसे होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, 2 मोनोसैकेराइड जुड़ गई, इस बार ग्लूकोज और गैलेक्टोज अगर जुड़ेंगी तो निर्माण हो जाएगा किसका, लैक्टोज का, ठीक हो गया। तीसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है इसका, सुक्रोज। सुक्रोज, सुक्रोज को क्या कहते हैं, टेबल शुगर कहते हैं। इसके उपनाम ज़्यादा है, टेबल शुगर, यानी कि जो परोसी जाती है, जो घरों में हम चीनी यूज करते हैं वही क्या है, सुक्रोज है, टेबल में परोसे जाने वाली, इसलिए टेबल शुगर। गन्ने से इसका निर्माण होता है, इसलिए इसे केन शुगर भी कहते हैं, केन शुगर, केन शुगर भी कहते हैं क्योंकि गन्ने से बनाई जाती है, गन्ने के रस से बनाई जाती है, तो केन शुगर भी हो गया। और इसे इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर। ये आपको संरचना से पता लगेगा कि इन्वर्ट क्यों कह रहे हैं इसे, इन्वर्ट शुगर, ठीक है। ये बात आगे इन्वर्ट क्यों पड़ा इसका नाम, ये संरचना जब हम अभी पढ़ेंगे इनकी तो तब इसके इन्वर्ट शुगर नाम क्यों पड़ा ये पता लग जाएगा आपको। अच्छा, ठीक है। इसे टेबल शुगर, केन शुगर, इन्वर्ट शुगर कहते हैं। ये बनती किस से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इनसे बनती है कौन सी, सुक्रोज। अभी मैंने जनरल बातें बताई, मैं आपको बता रहा था डाइसैकेराइड के उदाहरण। पहला मैंने माल्टोस बताया, माल्टोस के बारे में मैंने बताया इसे माल्ट शुगर भी कहते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है माल्टोस। दूसरा लैक्टोस, इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस से बनेगा लैक्टोज। सुक्रोज जो है टेबल शुगर, केन शुगर या इन्वर्ट शुगर कहते हैं, और ये बनती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। सारी की सारी कैसे हो गई, डाइसैकेराइड हो गई। और डाइसैकेराइड किसके अंतर्गत आता है, ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आता है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं इन तीनों की संरचना की, इनके संरचना से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसके विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। संरचना से जुड़ी हुई कुछ बात कर लेते हैं इन तीनों। तो इन तीनों में मैं सबसे पहले जिस संरचना की बात कर रहा हूँ मैं माल्टोस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। किस डाइसैकेराइड की संरचना की बात कर रहा हूँ, माल्टोस, माल्टोस की संरचना। ध्यान से देखना, यहाँ से कुछ चीज़ें निकल के आ जाएंगी माल्टोस के विषय में।
माल्टोस को जब हम देखते हैं तो इतनी बात हमें पहले ही पता चल चुकी कि ये क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के जुड़ने से ये बनेगा 2 ग्लूकोज के अणु होंगे। अब इसमें थोड़ा सा हमें देखना है इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। इसकी संरचना मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, वाले रूप में ही इसकी संरचना को यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे हो जाएगा O, ठीक है। अब यहाँ पे जो जोड़ेंगे ये हो जाएगा HOH, ठीक है। इस टाइप की संरचना मैंने बताई, प्लस एक दूसरी संरचना यहाँ पे बना रहा हूँ मैं जो इससे जुड़ेगी यहाँ पे। ठीक हो गया। इस टाइप की संरचना मैंने बताई। अब यहाँ पे मुझे बताइए, मैंने ग्लूकोज की संरचना बनाई, ये ग्लूकोज अल्फ़ा ग्लूकोज है या बीटा ग्लूकोज? तो इतना क्लियर हो गया कि इसमें क्या दिख रहा है हमें, H ऊपर दिख रहा है तो ये कौन सा है, अल्फ़ा ग्लूकोज। इसमें भी H ऊपर दिख रहा है तो ये भी क्या है, अल्फ़ा ग्लूकोज। इतनी बात क्लियर हो गई कि इसमें ग्लूकोज की कौन सी संरचना होती है, अल्फ़ा ग्लूकोज ऐड होता है किससे, अल्फ़ा ग्लूकोज। ठीक हो गया, इतनी बात तो क्लियर हो गई। संरचना देखने पे हम समझ गए क्योंकि हमें अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज में पहचान पता लग गई। अब देखिए जब ये जुड़ेगा तो किस प्रकार से जुड़ेगा, इनकी नंबरिंग भी देख लेते हैं हम। ये इसका क्या होगा, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इधर भी अगर नंबरिंग देखें तो ये इसका पहला कार्बन यहाँ पे जो है दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा और ये जो सी है ये है छठा। ठीक है, ये इनकी नंबरिंग भी हो गई। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, जब हम ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को जोड़ेंगे तो किस प्रकार से ये काम करेंगे, इसे हमें देखना है। ठीक है, यहाँ से होगा क्या कि इसका OH, जब इन्हें जोड़ेंगे हम, इसका OH और इसका केवल, इसको मैं बड़ा लिख दे रहा हूँ, OH है ना, OH अलग अलग लिख दे रहा हूँ, OH, इसका केवल H, ये OH और ये H, ये आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा H2O, क्योंकि 2 H हो गए, 1 O हो गया, यहाँ से O छूट गया है। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, तो H2O निकल गया। H2O का कितना अणु निकल गया, एक H2O निकल गया। जैसे कि जब हमने अमीनो अम्ल पढ़े थे, अमीनो अम्ल जोड़ रहे थे तो बॉन्ड बन रहे थे पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड में क्या हो रहा था, जल के अणु की हानि हो जा रही थी। वैसा ही यहाँ पे हुआ कि इस टाइप से ये बॉन्ड बनेगा। जब ये बॉन्ड बनेगा तो नीचे जाके क्या होगा, पूरी संरचना ऐसी ही रहेगी, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, संरचना में जो देखने को मिलेगा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे O बचा होगा, ये वाला H, ठीक है, ये वाला इसका क्या होगा, H है, ये इसका पहला कार्बन हो जाएगा यहाँ पे, यानी दोबारा से ही संरचना में यहाँ पे बना देता हूँ, ये O था, और इस प्रकार की संरचना, बाकी की संरचना तो वैसे की वैसी है। बस यहाँ पे अंतर क्या आ गया है कि यहाँ से OH जा चुका, यहाँ पे केवल क्या बचा, H बचा,
और यहाँ से अगर देखें हम तो H जा चुका है, यहाँ पे क्या बचा, केवल O बचा, बाकी इसकी संरचना जो है वैसी की वैसी। यानी यहाँ पे ये बॉन्ड बना, किस किस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, पहले वाले अल्फा ग्लूकोज का ये वाला जो कार्बन है ये पहला कार्बन है, और दूसरे वाले ग्लूकोज की संरचना में ये वाला कार्बन जो है ये कौन सा नंबर का है, चौथा कार्बन है। यानी पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। और ये बॉन्ड जो है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब भी डाइसैकेराइड आपस में, ये मोनो है, मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे तो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो इसको मैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल सकता हूँ। और अगर और सही से मैं अगर इसे बोलूँ तो मुझे पता है कि ये अल्फ़ा ग्लूकोज के जुड़ने से बना, इसलिए मैं बोल सकता हूँ अल्फ़ा इस कार्बन का कौन सा कार्बन था, 1, इस वाले ग्लूकोज का पहला कार्बन था, और इसका कौन सा था बॉन्ड बनाने में, चौथा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोल सकता हूँ मैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी कि यहाँ से अगर मैं कुल मिला के निकालूँ कि माल्टोस के बारे में क्या क्या बातें पता लगी, माल्टोस के विषय में मुझे क्या क्या बात पता लगी, तो माल्टोस के बारे में एक बात तो ये पता लगी कि माल्टोस जो होता है इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, 1,4 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। दूसरा, जब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना तो इसमें क्या हुई, जल के अणु की हानि हुई। जल के अणु की हानि यानी कि ये क्या है, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, संश्लेषण का उदाहरण है। जैसे वहाँ पे हुआ था पेप्टाइड बॉन्ड में, वैसा ही हो गया। यानी ये भी निर्जलीकरण संश्लेषण का क्या हो गया, उदाहरण, क्योंकि H2O इसमें भी निकल रहा है। ठीक हो गया। तीसरी बात आप देखो, ग्लूकोज जो होता है अल्फा अल्फा ग्लूकोज में यूज हुए, ये तो ठीक है, लेकिन ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये एक ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। दूसरा भी ग्लूकोज था, ये भी हो गया C6H12O6। ये दोनों जुड़े, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बन रहा था ना माल्टोस, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला तो यही होता है C6H12O6। ये दोनों जुड़े, तो इसमें जो होंगे कार्बन कार्बन, 6 कार्बन इसके, 6 कार्बन इसके, तो क्या बन गया माल्टोस में, C क्या बन गया, 12। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी जुड़ते तो हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं, 24। कितने हो जाने चाहिए थे, 24, लेकिन H2O निकल गया। H2O में हाइड्रोजन कितने थे, 2। कितने थे, 2। तो 24 में से 2 चले गए, तो अब कितने बचे हाइड्रोजन, 12 12 24 होने चाहिए थे, लेकिन कितने हो गए, 2 कम हो गए, तो ये हो गए 22। और O की अगर बात करें तो O कितना होने चाहिए था, 6 और 6 12 होने चाहिए थे, लेकिन H2O में एक O भी है। H2O में क्या है, एक O भी, तो एक O कम हो गया, तो ये कितना हो गया, 11। एक O क्या हो गया, 11। ये बात आपको समझ में आई। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से माल्टोस बना। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होते हैं C6H12O6। अगर इन दोनों को जोड़ें तो C तो हो गए 12, कार्बन की कोई हानि नहीं हुई, ठीक है, C12 हो गए। H होने चाहिए तो 24 जोड़ के, लेकिन H2O में हाइड्रोजन के कितने अणु निकल गए, 2 निकल गए, तो बच्चे कितने, 22। ऑक्सीजन होने चाहिए था 12, लेकिन H2O में ऑक्सीजन का कितना अणु निकल गया, 1, तो बचे कितने, 11। ये इसका फॉर्मूला बना। यानी कि यहाँ देखने से एक चीज़ पता लगी कि मुझे डाइसैकेराइड का ही फॉर्मूला पता लग गया। जैसे मोनोसैकेराइड का CnH2nOn था, वैसे यहाँ से पता लगा कि पूरे डाइसैकेराइड का जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, CnH2n -2ON-1। देखिए इस फॉर्मूले को, Cn का मतलब है कि कार्बन तो उतने ही होंगे जितने नंबर्स में होंगे, यानी 6 और 6 12 हो गया। H2n का मतलब है 2 गुने से 2 कम, यानी टोटल जो थे 12 थे, तो 12 दूनी 24 होना चाहिए था, लेकिन 24 में से 2 कम। जितने कार्बन होंगे उससे 2 गुने से, 2n का मतलब है 2 गुना, उससे 2 कम। कार्बन थे 12, 12 का 2 गुना 24, 24 में से 2 कम, यानी कि कितने, 22। ON-1 का मतलब है जितने कार्बन होंगे उसमें से 1 कम, यानी कि कितना, यहाँ पे कितने थे, C12 थे, तो O क्या आ गया, 11। यानी वो पूछे आपसे डाइसैकेराइड का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए मैंने पहले ही बोला था वो सारे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला नहीं है, वो मोनोसैकेराइड का था, CnH2nOn। डाइसैकेराइड का क्या हो गया, CnH2n-2ON-1। और ये सिद्ध भी हो गया, और यहाँ से माल्टोस का फॉर्मूला भी आपका बन गया।
ठीक हो गया। माल्टोस का फॉर्मूला भी आपका यहाँ पे बन चुका। अब यहाँ से एक चीज़ देख लीजिए आप, बॉन्ड कौन सा बना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको याद रखना है। अगर वो पूछ ले कि किससे मोनोसैकेराइड किससे जुड़े होते हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ठीक है। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में एक दो बातें वो अगर आपसे पूछ ले तो वो बातें भी आपको नोट कर लेनी है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, कोई कठिन नहीं है इसमें। बॉन्ड की कोई ज़रूरत नहीं है आपको बॉन्ड समझने की, कैसा बना, ये संरचना कैसे आई, मैं आपको ये भी बता सकता था, पहला चौथा कार्बन, पहला 5वें कार्बन में कैसे, लेकिन वो समझने की ज़रूरत नहीं है आपको। जितना ज़रूरी है और जितना दिमाग में बैठ सकता है उतनी चीज़ें आपको क्या करनी है, समझनी है। अब यहाँ पे नोट बना के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के विषय में कुछ नोट कर लो आप। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में क्या क्या चीज़ें पता लगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में कुछ। पहली बात, कोवलेंट बॉन्ड का उदाहरण है। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड मैंने बताया था वो एक प्रकार का सहसंयोजी बंध है, कोवलेंट बॉन्ड है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। दूसरी बात, डिहाइड्रेशन का एग्जाम्पल है ये भी। जब ये बन रहा है तो जल के अणु की हानि हो रही है, यानी ये डिहाइड्रेशन का है, ठीक है। तीसरी पॉइंट, मोनोसैकेराइड्स के मध्य बनता है, मोनोसैकेराइड्स के मध्य बनता है। जैसे कि पेप्टाइड का हमने पढ़ा था, अमीनो एसिड के बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये तीन बातें, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक प्रकार का कोवलेंट बॉन्ड का उदाहरण हो गया, डिहाइड्रेशन का निर्जलीकरण का भी उदाहरण हो गया, और मोनोसैकेराइड के बीच में मिलता है कौन सा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक हो गया। इतनी बात तो क्लियर हो गई इस विषय में। अब दूसरी एक लास्ट चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, इससे आगे मैं फिर आपको बताऊँगा। इतनी बातें जब आप क्लियर कर लोगे, लैक्टोज के बारे में अगर बात करें, लैक्टोज के बारे में एक चीज़ पहले से मैंने आपको बताई है, किससे बनेगा, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। गैलेक्टोज का फॉर्मूला भी होता है C6H12O6 और ये भी होता है C6H12O6, दोनों क्या है, मोनोसैकेराइड है। अच्छा, याद रखना है आपको कि इसमें गैलेक्टोज की जो फॉर्म होगी वो होगी बीटा फॉर्म, और ग्लूकोज की जो इसमें फॉर्म होगी वो भी होगी बीटा फॉर्म। जबकि माल्टोज की संरचना में ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म आई थी, अल्फा फॉर्म आई थी, लेकिन इसमें क्या होगी, बीटा ग्लूकोज का यूज किया जाएगा, बीटा फॉर्म का होगा, ठीक है। इसमें जो क्या होगा, जिसमें हम देखेंगे कि बॉन्ड जो बनेगा वो कैसे बनेगा, सेम वही। इसका कार्बन तो होगा पहला C1 और इसका कार्बन होगा कौन सा, चौथा। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। तो इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्या कह सकता हूँ मैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे इसको, ठीक हो गया। इतनी जानकारी आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे। अभी 10वां लेक्चर ये हो चुका, अगले 3 लेक्चर में जो होगा ये बायोमोलिक्यूल खत्म हो जाएगा, 13 लेक्चर में। फिर सेल वाला जो होगा यूनिट वो शुरू हो जाएगी, और 15 से 16 लेक्चर के अंदर जो होगा वो सेल वाला भी खत्म हो जाएगा, जेनेटिक्स की बात करेंगे। इन वीडियोस को देने में कुछ टाइम लगा है, लेकिन नेक्स्ट मंथ के वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। ऐसी कोशिश करेंगे कि वो जल्दी से आपको मिल जाए और बाकी यूनिटें भी आपकी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। एक बार आप ये पढ़ लो, फिर ऑब्जेक्टिव जो होगा वो किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात होगी। इस टाइप के क्वेश्चन है, क्या कन्फ्यूजन हो सकता है थ्योरी के साथ, उन सब के बारे में बात होगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसके आगे की जानकारी जो होगी नेक्स्ट वीडियो में होगी। धन्यवाद।